linear differential equation of second order with constant coefficients का सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछले क्लास में, जिसका वीडियो YouTube पर अपलोड की है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये दो पार्ट में बटा होता है सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हम निकालते हैं, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है, और आज हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये जो D है ये ऑपरेटर है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है, और ये पिछले क्लास में भी इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। अब यदि इसको हम 1/D कहते हैं तो इसको कहा जाता है इन्वर्स ऑपरेटर, है ना। तो ये ऑपरेटर हुआ D, और ये इन्वर्स ऑपरेटर हुआ 1/D। इन्वर्स ऑपरेटर का मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना। यानी कि यदि हम अगर ऐसा कहें कि dx, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, है ना, या डेरिवेटिव ऑफ x, x जहाँ कोई एक फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x। और यदि हम 1/d x कह दें तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1/d हुआ इन्वर्स। अब मान लिया जाए कि हम यदि x² एक फंक्शन है और इसका हम 1/d ऑपरेटर ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि x² का इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं कि x² का इंटीग्रेशन x³ होता है। अब मान लिया जाए कि 1/d², है ना, x², अगर ऐसा हो तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x², ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, यहाँ वंस है, इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x वंस, और इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस। तो इसको पहले हम ऐसे बनाते हैं 1/d, और यहाँ x² है, यहाँ 1/d कहते हैं, और इसको हम देखे हैं कि x³ हो गया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/3 बाहर हो जाएगा और x4/4 हो जाएगा, यानी कि x4/12 हो जाएगा। तो ये इन्वर्स ऑपरेटर जो है इस तरह से काम करता है। अब इसके बाद हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये पहले सीखेंगे। तो देखिए, वहां भी हम लोगों ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है d2y dx2 प्लस p1 dy dx प्लस p2y इज इक्वल टू x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और देखिए, जो सेकेंड ऑर्डर का तरीका है वही थर्ड ऑर्डर का भी है, फोर्थ ऑर्डर का भी है, और nth ऑर्डर का भी है। अभी सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर लिए हैं, लेकिन थर्ड, फोर्थ, nth ऑर्डर का भी ऐसे ही बनता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं d² p1d प्लस p2, और यहाँ हम y कह दें इज इक्वल टू x, यानी इसको fdy कह दें इज इक्वल टू x, और y का सॉल्यूशन निकालना है तो y इज इक्वल टू 1/fd और x, यही इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। अब यह x क्या है, तो कोई भी फंक्शन है या कांस्टेंट है ना, तो फंक्शन किसका, तो केवल x का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, x इज ए फंक्शन ऑफ x alone आर एनी कांस्टेंट। अब अलग अलग प्रॉब्लम होगा और उसको हम लोग अलग अलग मेथड से इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल का ही ये मेथड हो गया। ये एफडी का मतलब होता है
कि डी का कोई फंक्शन अब केवल डी भी हो सकता है, डी स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और एक्स जो है कोई भी एक्स का फंक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। पहले अब देखिए, ये जो x है तो ये x इज ए फंक्शन ऑफ x एलोन आर कांस्टेंट, तो इसमें y नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही होता है। अब जो है इसमें भी अलग अलग फंक्शन होंगे और उसका अलग अलग फॉर्म होगा, और सभी को अलग अलग तरीका से हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। तो जैसे पहला फॉर्म है e का पावर ax, है ना, e टू दी पावर ax, sin ax या cos ax, ये दूसरा फॉर्म है। तीसरा है x टू दी पावर m, माने यहाँ पर इस टाइप का फंक्शन रहेगा, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ e का पावर x ax इंटू भी, जहाँ भी कोई x का फंक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में भी रह सकता है। तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? फिर x टू दी पावर m इंटू भी। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट का दिया रहेगा, और सभी का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का अलग अलग तरीका होगा जो बहुत ही आसान है, और सभी का चाहे ये जिस फॉर्मेट का प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तो एक ही तरीका है जिसे हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम अब लेते हैं कि when x इज इक्वल टू e का पावर ax, यह एक स्पेशल केस हो गया। तो इस फॉर्मेट में जब रहे तो कैसे हम pi निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ fd क्या है, fd है यहाँ, तो fd e का पावर हम ax ले लेते हैं, और fd का वैल्यू क्या है, d स्क्वायर प्लस p1d प्लस p2 और e का पावर यहाँ x कह देते हैं। अब इसको हम ऐसे करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो d होता है ऑपरेटर होता है, तो ये हम d स्क्वायर e का पावर x कहते हैं, प्लस p1 कांस्टेंट है, d e का पावर x कहते हैं, प्लस p2 e का पावर x कह देते हैं। अब देखिए, ये d2 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ, है ना, e(ax), और e(ax) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x a इंटू, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं d, और यहाँ कह देंगे a इंटू e का पावर ax, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस p1, ये फिर डिफरेंशिएशन a इंटू e का पावर ax प्लस p2 e का पावर ax। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a फिर होगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर e का पावर ax प्लस p1 a e का पावर ax और प्लस p2 e का पावर ax। अब इसमें हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस p1a प्लस p2 और e का पावर ax हो गया। अब यदि हम ये ध्यान दें तो ये जो हम लेकर चले हैं d स्क्वायर p1d प्लस p2, यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर p1a प्लस p2, और a क्या है तो e का पावर ax, x का कोफिशिएंट है, यानी कि हम जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ a हमारा आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं fa और e का पावर ax। तो कहाँ से हम चले थे, fd e का पावर ax, और आ गया हमारा fa e का पावर ax। इसका मतलब है कि ये जो d है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा a के द्वारा, और a क्या है, तो दिया हुआ जो फंक्शन है e का पावर ax, तो x का कोफिशिएंट है। तो इसके सॉल्यूशन में
हम इसी का यूज करेंगे, है ना। अब इसको हम लोग एक प्रॉब्लम के द्वारा देखेंगे और सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए देखते हैं। अब इसी को, ये जो हमारा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू 1/fd और यहाँ हम e का पावर x कहते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/fa कह देंगे, e का पावर x कह देंगे। यही हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है ना, pi हो जाता है। अब अलग अलग फंक्शन में अलग अलग pi निकलेगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व d2y dx2 प्लस 3dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू e का पावर 2x। तो यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और कैपिटल X जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर e का पावर 2x है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हम लोग सीख गए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं और जैसा कि इसे हम लिखते हैं d2y 3d प्लस 2y इज इक्वल टू e का पावर 2x। तो इसका ऑक्सिलरी लिखना होगा तो हम m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन होता है x का उसको 0 बना लिया जाता है तो वह ऑक्सिलरी हो जाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से m का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम लोग m स्क्वायर और इसको हम m प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पा सकते हैं। m कॉमन हो गया, 2 हो गया, m प्लस 1 0 हो गया। दिस implies that m प्लस 1 into m plus 2 is equal to 0 हो गया। This implies that m is equal to -1 and m is equal to -2। अब यहाँ दो वैल्यू आ गया, यह वैल्यू रियल है और अनइक्वल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आप जानते हैं, कोई भी कांस्टेंट c1 e का पावर तो -x हो जाएगा प्लस c2 e का पावर -2x हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐसा ही लिखा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखे थे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखिए फॉर पी.आई, अब हमारा पी.आई कैसे निकालेंगे देखिए फॉर पी.आई। तो जो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस y 2 इंटू y इज इक्वल टू e का पावर 2x पहले कर देते हैं। ये जो है fd है, y इज इक्वल टू e का पावर 2x है, इसलिए y इज इक्वल टू, ये तो आप पढ़े ही हैं, अभी थ्योरी पढ़ाए तो उसमें हम बताए थे कि ये सॉल्यूशन होता है। अब देखिए ये fd जो है d का कोई फंक्शन है और फंक्शन कितना है तो इतना है, तो आप लिख देंगे pi, है ना, pi इज, तो ये लिख देंगे आप 1/fd, तो d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और e टू दी पावर 2x। अब देखिए क्या इसमें रूल है कि x का जो कोफिशिएंट है उसी को हम d के जगह पर रख देते हैं। तो कैपिटल D इज रिप्लेस बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो 2 है यहाँ, तो लिखेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 और e का पावर 2x, 4 6 10 2 12, तो 1/12 e का पावर 2x और यही हमारा pi हो गया। तो
तो ये हमारा क्या हो गया, PI 1/12। अब जो क्वेश्चन दिया है इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो अब जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, तो क्या होता है, CF प्लस PI, और CF निकला है तो CF कितना है, C1 e का पावर -x प्लस C2 e का पावर -2x, आप PI 1/12 e का पावर 2x। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जब e का पावर 2x के रूप में रहे तो हम लोग इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब x = sin AX या cos AX हो तो फिर उसको कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हर फॉर्मेट का केवल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके और उसे